नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय 1 भारत के संसाधन। और आज हम इसी पाठ पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम सीख सकेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या महत्व है और कौन कौन से प्रकृति में ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 भारत के प्रमुख संसाधन। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे। वे सभी संसाधन जो प्रकृति में विद्यमान हैं और किसी न किसी रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपना योगदान देते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अर्थात प्रकृति में विद्यमान वे सभी संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, अपना योगदान देते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं और होते हैं, जैसे जल, भूमि, प्रकृति में पाए जाने वाले वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, खनिज पदार्थ, ये सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि वे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो भी हमने जानी, भूमि, जल, खनिज संसाधन, खनिज पदार्थ, वन्य जीव जंतु, ये सभी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी रूप से करते हैं, जिन्हें हम खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। खनिज संसाधन तभी कहलाएगा जब वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को प्रकृति में जो मौजूद है वो मनुष्य ही है जो उसे खनिज पदार्थ बनाता है। यानी मनुष्य जब किसी वस्तुओं का उपभोग अत्यधिक रूप से करने लगता है तो वो प्रकृति में विद्यमान वस्तु खनिज संसाधन का रूप ले लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि किसी वस्तु का उपयोग करने लगता है या मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अत्यधिक करता है, उसका दोहन करता है और वो उसे अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी के आधार पर अपने उपयोग के अनुरूप बना लेता है, तो वो जो वस्तु है जो प्रकृति में विद्यमान है वो संसाधन कहलाने लगती है। इन खनिज संसाधनों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं खनिज संसाधनों के जरिए हमें हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमारा जीवन जो है सरल और सुगम्य होता है। जैसे कि जल, तो जल से हम हमारे जीवन को सरल और उपयोगी बनाते हैं। जल का कई उपयोग हैं। जल से हम सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, का भोजन बनाते हैं, जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार के उपयोग से जल एक संसाधन का रूप ले लेता है। भूमि भी ठीक इसी प्रकार से खेती करने में सहायक है मनुष्य के लिए, और भूमि के बिना पेड़ पौधे पनप ही नहीं सकते, तो ये भी एक तरह का खनिज संसाधन हमारे लिए है। ठीक इसी प्रकार से ज़मीन के अंदर जो मौजूद खनिज पदार्थ हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी तकनीकी कौशल और ज्ञान के आधार पर अपने को उपयोगी बना लेता है, वे खनिज पदार्थ भी जो है धरती के अंदर से, गर्भ से प्राप्त होते हैं, खनिज संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, ये सभी हमें धरती के गर्भ से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के आधार पर अपने अनुरूप बना लेता है, अतः ये भी खनिज संसाधन में आते हैं। वायु भी एक खनिज संसाधन है। वायु से हम सारी सृष्टि, प्रकृति जीवित है और बिना वायु के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए अति उपयोगी है। और वायु के माध्यम से भी जो है मनुष्य ने अपने तकनीकी और ज्ञान और कौशल के आधार पर विद्युत ऊर्जा
बनाने में सक्षम हुआ है, तो उसे भी एक खनिज पदार्थ के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि खनिज पदार्थ, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, उनका क्या महत्व है और कौन कौन से होते हैं। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से, किन किन नामों से जाना जाता है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, मैं विष्णु कुमार परिहार आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने अगले चैप्टर भारत के प्रमुख संसाधन कक्षा 10वीं को लेकर के। तो बच्चों, हमने मेरे गत वीडियो में हमने भारत के प्रमुख संसाधन के बारे में जाना था कि भारत संसाधन किसे कहते हैं, उनका महत्व क्या है और वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज के इस अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत के संसाधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो संसाधन हैं, इन संसाधनों का वर्गीकरण इनके प्रयोग, स्वामित्व, पुनः पूर्ति और वितरण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पर भारत के प्रमुख संसाधन कितने प्रकारों में बांटे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जिन पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार हो, जैसे उसकी स्वयं की संपत्ति पर उसका स्वयं का अधिकार होता है और उसका स्वास्थ्य, उस पर अपना स्वयं का अधिकार होता है। तो ये उसके व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है, जिसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जो राष्ट्र के हित के लिए मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों की देशभक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति जो उसके पास होती है, ये राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अगले प्रकार होता है इसका विश्व संसाधन। विश्व संसाधन में वे समस्त संसाधन आएंगे जो विश्व के मनुष्यों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, वे सारी प्राकृतिक, भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मनुष्य का आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वे विश्व संसाधन कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को भी 4 प्रकार से बांटा गया है। सर्वप्रथम आता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन आएंगे जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं और उसको पुनः उसका उपयोग फिर हम दोबारा कर सकें। जैसे कृषि भूमि का हम उपयोग एक बार फसल लेने के लिए कर सकते हैं और दोबारा फिर उसी भूमि का हम उपयोग कृषि करने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुनः पूर्ति योग्य भूमि में जो कृषि भूमि है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। तो ये एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। ठीक इसी अगली कड़ी में आता है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन वे सारे संसाधन आते हैं जो दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते हों, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार यदि हम उनका प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, जो नष्ट हो सकते हैं। तो ये पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाते हैं। ठीक इसी कड़ी में अगला तीसरे नंबर का आता है बारंबार प्रयोग में आने वाले संसाधन। वे संसाधन इसके अंतर्गत आएंगे जिनका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं, कुछ आंशिक संशोधनों के साथ में। जैसे भूगर्भ से पाया जाने वाला लोहा, तांबा, इनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, पुनः उस लोहे को पिघला करके उसमें आंशिक संशोधन करके या अन्य कोई वस्तु मिला करके उस लोहे का उपयोग हम अन्य उपयोग में हमारे लिए ला सकते हैं। तो ये बारंबार प्रयोग में आने वाले संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से आता है सनातन या स्थायित्व
संसाधन। इसमें वे संसाधन आएंगे जिनका उपयोग करने पर भी वो स्थायी रूप से प्रकृति में बने रहते हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा या जल। इनका उपयोग हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और ये नष्ट नहीं होते हैं, तो ये सनातन या स्थायी संसाधन के रूप में होता है। ठीक इसी अगली कड़ी में हम जानेंगे वितरण के आधार पर कि वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वितरण के आधार पर भी बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि वितरण के आधार पर भी संसाधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है सर्वसुलभ साधन। जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि सर्वसुलभ यानी कि ऐसा संसाधन जो सब जगह विद्यमान हो, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो संसाधन सर्वसुलभ संसाधन की श्रेणी में आता है। जैसे वायु हमें आसानी से हर कहीं उपलब्ध हो जाती है, ये सर्वसुलभ संसाधन की श्रेणी में आता है। ठीक इसी अगली कड़ी में 2 नंबर पर जानेंगे हम सामान्य सुलभ संसाधन। वे संसाधन जो सामान्य तौर पर हमें मिल जाते हैं, हमें जिसे प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सामान्य रूप से हमें उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे भूमि हमें सामान्य रूप से उपयोग जो हमारे लिए उपयोगी होती है, भूमि हमें सामान्य रूप से कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, तो वो जो भूमि है सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाए, वो सामान्य सुलभ संसाधन की श्रेणी में आता है। ठीक इसी अगली कड़ी में हम जानेंगे विरल संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और हर कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं, विरल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला, यूरेनियम, सोना, ये हमें आसानी से हर कहीं उपलब्ध नहीं होंगे, विरल संसाधन की श्रेणी में हम इनको रखते हैं, इन्हें विरल संसाधन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से चौथा नंबर का आता है एकल संसाधन। एकल संसाधन बच्चों उसे कहेंगे हम जो संसाधन हमें केवल एक ही जगह या प्राप्त नहीं होते, वे संसाधन एकल संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे क्रोमोलाइट एक ऐसी धातु है जो हमें केवल विश्व में केवल ग्रीनलैंड प्रदेश में ही पाई जाती है और वहीं से हमें प्राप्त होती है, तो ये एकल श्रेणी में आती है। ठीक इसी प्रकार से हम अगला जानेंगे प्रयोग के आधार पर कि प्रयोग के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयोग के आधार पर भी संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा गया है। इसमें सबसे पहले होता है अप्रयुक्त संसाधन। अब अप्रयुक्त संसाधन इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि वे संसाधन जिनका उपयोग हम नहीं करते हों, वो अप्रयुक्त संसाधन की श्रेणी में आएंगे। दूसरा नंबर पर होता है अप्रयोजनीय संसाधन। अप्रयोजनीय संसाधन में वे संसाधन आएंगे जिनका उपयोग हम वर्तमान तकनीक के आधार पर नहीं कर सकते और निकट भविष्य में उनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से होता है संभाव्य संसाधन। इस श्रेणी में वे संसाधन को रखा गया है जिनका ज्ञान हमें होता है, जिनके उपयोग के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वर्तमान में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला जो हमारा आखिरी संसाधन कहलाता है वो होता है गुप्त संसाधन। इस श्रेणी में उन संसाधनों को रखा जाता है जिनके गुणों के उपयोग हम मानवीय हितों के लिए नहीं कर सकते, या उनके जो गुण हैं उनका उपयोग करना हमें नहीं आता हो। ऐसे संसाधन गुप्त संसाधन की श्रेणी में आता है। जैसे कि पेट्रोलियम विगत हजारों वर्षों पूर्व हमें पेट्रोल का उपयोग करना नहीं आता था, तो पेट्रोल को हमने उस समय उसे गुप्त संसाधन के रूप में रखा था। तो ये इस प्रकार से आज हमने जाना है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँगा अपना अगला वीडियो लेकर के, अगला चैप्टर लेकर के। थैंक यू।